नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। उनके साथ उनके मंत्री और अफसर भी दिन रात एक किए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशासन के पटरी पर लौटने, अफसरों के समय पर दफ्तर आने, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार रहित काम करने का जिक्र बार बार किया है। मतलब 365 दिन जुनून में काम हुआ है, सरकार भागी है। यदि ऐसा है तो भारत की तस्वीर भी बदली हुई होनी चाहिए। उस नाते सरकार से आ रहे आंकड़े, विज्ञापन, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि से बताई उपलब्धियों का ढेर गौरतलब है। लेकिन मेरा मानना है, अपनी पुरानी थीसिस है कि भारत के अफसर आंकड़े बनाने, उनका शो करने के मास्टर है। अफसरों की अपनी व्यवस्था, योजनाएं बनाने, आंकड़े बनाने, उन्हें जारी करके ही तो मुटियाई हुई है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफसरों पर भारी भरोसा है। संदेह नहीं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 365 दिनों में अफसरों से, मंत्रियों से खूब काम लिया है। सब कोहलू के बेल की तरह गाड़ी में चक्कर लगा रहे हैं। उसी बूते मोदी सरकार का ठोस विश्वास है कि जनता का कल्याण हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म है, महंगाई घट रही है, आपदा हो या विपदा सरकार फुर्तीली है, धंधा करना आसान हो गया है। इन सबसे ऊपर सवाल है कि जनता का जीना क्या आसान हुआ है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार का मुकाबला करने और आगे होने वाले चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो रही है। यूपीए 2 के कार्यकाल में 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने गठबंधन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। राहुल गांधी ने अकेले चलने की नीति अख्तियार की थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि राहुल को भी गठबंधन की जरूरत समझ में आ गई है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन बनेगा। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राहुल की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राहुल की वापसी अद्भुत है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी कामकाजी तालमेल बनेगा, जिसे आगे गठबंधन में बदला जाएगा। दूसरी पार्टी डीएमके हो सकती है, जिसके साथ कांग्रेस का तालमेल होगा। हालांकि करुणानिधि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में अपनी बेटी और पार्टी नेता ए राजा के साथ हुए बर्ताव को लेकर खफा हैं, लेकिन अगले साल के चुनाव की तैयारी में वे तालमेल कर सकते हैं। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी बिहार में तालमेल को लेकर उत्सुक हैं। बताया जा रहा है कि एकजुट जनता परिवार के साथ कुछ कम सीटें लेकर भी कांग्रेस समझौता कर सकती है, और अगर राजद और जदयू का तालमेल नहीं होता है तो कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ तालमेल करना चाहेगी। झारखंड में कांग्रेस बाबूलाल मरांडी की पार्टी के साथ तालमेल कर सकती है। बिहार में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा नेता ही दावेदार बने हैं। सहयोगी पार्टियों के नेता भी मुख्यमंत्री पद पर नजर रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहयोगी पार्टियां चाहती हैं कि भाजपा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में अगर चुनाव के बाद किसी को बहुमत नहीं आता है तो त्रिशुक विधानसभा बनती है, तो नए समीकरण बनाए जा सकते हैं और तब भाजपा से इतर दूसरी पार्टियों के छत्रपों की भी लॉटरी खुल सकती है। वैसे रामविलास पासवान ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं का मानना है कि अगर भाजपा गठबंधन उनको आगे करे तो बिहार में ज्यादा बड़े जातीय समूह का समर्थन मिल सकता है। इसी तरह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री पद के स्वघोषित उम्मीदवार हैं। उनकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाजपा उसी तरह उनको आगे करे जैसे उसने नीतीश कुमार को किया था। इससे कुशवाहा और दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट गोल बंद करने का तर्क दिया जा रहा है। भाजपा तीसरी सहयोगी जीतन राम मांझी को मान रही है। मांझी पहले ही कह चुके हैं कि वो उसी पार्टी के साथ जाएंगे जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। राजद से अलग पार्टी बनाकर चुनाव की तैयारी कर रहे सांसद पप्पू यादव भी सीएम पद के स्वघोषित दावेदार हैं।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने का जश्न ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मना रही है। भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने 1 साल के कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। वैसे लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने 1 साल का कोई खास जश्न नहीं मनाया है। पंजाब में अकाली दल बादल की सरकार है, लेकिन उसने भी केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया, जैसे दूसरे राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने किया। भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार में शामिल होने के बावजूद 1 साल के जश्न से अपने को अलग रखा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से सरकार का गुणगान नहीं किया गया और न उपलब्धियां गिनाई गई। हाल के दिनों में शिवसेना और भाजपा के बीच महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर टकराव बढ़ा है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जब शिवसेना अलग हुई थी, तब 4 छोटी छोटी पार्टियां भाजपा के साथ जुड़ी थी, लेकिन ये चारों पार्टियां अब अलग होने की तैयारी कर रही है। रामविलास अठावले और राजू शेट्टी जैसे सहयोगी सांसदों ने अपनी पार्टियों को इस जश्न में शामिल किया। इसी तरह तमिलनाडु में भाजपा ने कई क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा था, लेकिन अब सारे सहयोगी भाजपा से अलग हो गए हैं या अलग होने वाले हैं, इसलिए वे भी जश्न से दूर हैं। जम्मू कश्मीर की पीडीपी के साथ भी तनातनी बनी हुई है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में सत्ता के 2 केंद्र होने का दावा करते हुए कहा है कि यूपीए सरकार में संविधानेतर सत्ता के पास ही वास्तविक शक्तियां थी। भाजपा हमेशा मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री बताती रही थी और उसका आरोप था कि असली शक्ति सोनिया गांधी के हाथ में है। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में मोदी ने अपनी सरकार में सारी ताकत प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीकृत होने के आरोपों को भी खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, उससे बाहर नहीं होते हैं। ग्रीन पीस और फोर्ड फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का बचाव करते हुए मोदी ने कहा है कि कानून के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और कोई भी देशभक्त नागरिक इसे गलत नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के लिए लाया गया विधेयक बहुत जल्दी पास होगा। उन्होंने सरकार के रुख में नरमी का संकेत देते हुए कहा कि अगर गरीबों व किसानों के हित के लिए भूमि बिल में बदलाव का कोई सुझाव आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने 2 बार अधिसूचना जारी करके इस यूपीए के बनवाए कानून में बदलाव किया है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते इसे पास नहीं कराया जा सका और तब सरकार ने इसे साझा संसदीय समिति को भेजने का फैसला किया। यह समिति मॉनसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रधानमंत्री ने ये भी दावा किया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी बिल भी बहुत जल्दी पास होगा। इस पर राज्यसभा की प्रवर समिति विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने अपने विदेश दौरों का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष इस मामले में बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के मंत्रियों और भाजपा की ओर से अपनी सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार और नीतिगत लकवे के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस समय देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं दम तोड़ रही हैं और आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो गई है। मनमोहन सिंह ने कहा कि तेज आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के नाम पर इस सरकार ने कल्याणकारी राज्य की पूरी अवधारणा को दांव पर लगा दिया है। मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में नीतिगत लकवा होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता से हटी तब भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेज बढ़ रही अर्थव्यवस्था थी। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए मनमोहन ने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने या अपने दोस्तों और परिवार के फायदे के लिए पद का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार अपने कामकाज से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातों को मुद्दा बना रही है। मनमोहन सिंह के इस बयान को ट्राई के पूर्व प्रमुख प्रदीप बैजल के आरोपों का जवाब भी माना जा रहा है। बैजल ने अपनी किताब में लिखा है कि मनमोहन सिंह को 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के बारे में पता था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह मछुआरों के अधिकार छीन रही है। केरल के 2 दिन के दौरे पर गए राहुल गांधी ने आज कहा कि केंद्र सरकार मछुआरों के समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का अधिकार उसी तरह छीन रही है जैसे वह किसानों से खेती की जमीन छीन रही है। असल में समुद्री संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर ट्रॉलर के जरिए मछली पकड़ने पर पाबंदी लगी हुई है। इस पाबंदी को 45 दिन से बढ़ाकर 61 दिन कर दिया गया है। इसका विरोध करते हुए राहुल ने कहा कि वे मछुआरों के अधिकार के लिए लड़े
लड़ेंगे। उन्होंने आज मछुआरों की एक बस्ती में लोगों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल ने अपने केरल दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सिर्फ चंद सूट बूट वाले लोग ही सरकार के 1 साल का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सरकार भाग रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले 365 दिनों में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। प्रधानमंत्री दफ्तर के अफसर रविवार को छुट्टी नहीं करते, सब भाग रहे हैं, सभी का पसीना निकल रहा है। बावजूद इसके हकीकत 9 दिन चले 2.5 कोस की है। तभी रघुराम राजन से लेकर प्रधानमंत्री दफ्तर सबसे संकेत है कि यह तो मैराथन दौड़ है, वक्त लगेगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 5 साल के लिए चुनी गई सरकार के पहले साल के कामकाज का आंकलन सिर्फ लक्षणों के आधार पर किया जा सकता है। इस नियम के कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे कई राज्यों में पार्टियां चुनाव के बाद मतदाताओं को शुक्राना बांटने का ऐलान करती हैं और सत्ता में आने पर उसे पूरा करती हैं। मिसाल के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली और पानी सस्ते कर दिए, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांट दिए, या तमिलनाडु में जयललिता ने मंगलसूत्र बांटे आदि। लेकिन ठोस उपलब्धियों और नीतियों पर अमल के नाते पहले साल का कोई खास मतलब नहीं होता है, क्योंकि सरकार कोई नीति बनाती है, कोई फैसला करती है, कोई योजना शुरू करती है तो उसके नतीजे आने में समय लगता है। हालांकि लक्षण दिखने लगते हैं। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले साल में कई योजनाएं शुरू की हैं, कई बड़ी पहल की है और कई नीतिगत घोषणाएं की हैं। इन पर अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन नतीजे अभी नहीं दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बड़ी मेहनत की है। उन्होंने 365 दिन काम किया है। हाल ही में जब वे चीन में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन आराम नहीं किया है। वे इस बात से आहत थे कि उनके बहुत ज्यादा काम करने की भी आलोचना हो रही है। जनवरी में भारत के दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी उनसे भी कम सोते हैं, सो उम्मीद करनी चाहिए कि इतनी मेहनत का फल अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है और देश भर में अगले 7 साल में हर व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध कराने का वादा किया है। गंगा की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले 30 साल में जितने रुपए गंगा की सफाई पर खर्च हुए हैं, यह उससे ज्यादा बड़ी रकम है। उन्होंने जन धन योजना के तहत 15 करोड़ खाते खुलवाए हैं और आने वाले दिनों सरकार की ओर से मिलने वाली सारी सब्सिडी इस खाते में जाएगी। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा के लिए 2 बीमा योजनाएं शुरू कराई हैं। वे नई शिक्षा नीति बनवा रहे हैं। दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने के लिए उन्होंने कारोबार का माहौल बदलने की पहल की है। बीमा बिल सहित आर्थिक सुधार के कई कानून पास हुए हैं और वे भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी बिल पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया अभियान शुरू कराया है। अगर उनके इस विजन को साकार करने के लिए कायदे से काम हो गया तो देश की तस्वीर सचमुच बदल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस ग्रैंड विजन और उनकी सदिच्छा में कुछ बाधाएं भी हैं। पहली बाधा तो ये है कि प्रधानमंत्री अकेले सारे काम करते दिख रहे हैं। यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती है। अंततः उनको सबका साथ, सबका विकास के नारे पर अमल करना होगा। दूसरी बाधा देश की कार्यपालिका की मौजूदा व्यवस्था है। इसमें सब कुछ नौकरशाही पर निर्भर है। वही नौकरशाही जिसने इससे पहले तमाम विजनरी नेताओं को विफल किया है। हालांकि अपने गुजरात के अनुभव से नरेंद्र मोदी भरोसे में हैं कि वे ऐसे सवार हैं जो किसी भी अड़ियल घोड़े को साध सकते हैं। सो नरेंद्र मोदी की सदिच्छा के नतीजे भी आएंगे जब वे नौकरशाही को साध सके। अब एक ब्रेक है, उसके बाद पिछले 365 दिन भारत सरकार के भागने पर चर्चा करेंगे। अपना मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यवस्था को कितना ही कसते हुए उसकी सवारी करे, उससे नतीजे ढाक के 3 पात वाले रहेंगे। भारत के विकास की, भारत के बदलने की रफ्तार वाजपेयी मनमोहन सरकार जैसी ही रहेगी। भारत विकास की कसौटी में भी अपनी नौकरशाही के हाथों पिटा रहना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है।
प्रभु जी, आप केंद्र सरकार की अफसरशाही को, प्रशासन को बहुत गहराई से जानने बूझने वाले हैं, बहुत पुराना अनुभव है। आपके अनुसार पिछले 365 दिनों में प्रशासनिक गति कितनी तेज रफ्तार है या किस तरह का माहौल नजर आता है? देखो, दिल्ली में रहने वाले जो अफसर हैं या दिल्ली में जो सरकार काम करती है, लगभग आप कह सकते हैं 90 के करीब सेक्रेटरी हैं और करीब 200 एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। सब मिला के IAS ऑफिसर कोई 2000 के लोग का काम करते हैं। ये घोड़े हैं, इनके ऊपर सवार अच्छा होना चाहिए कि इनको काम करना आता है, पर काम कराने वाला कोई नहीं होता। तो पहली बार लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो घोड़े पे चढ़ के बैठा हुआ है कि भागो, और घोड़ा हाँप रहा है। उसको इतने तेजी से भागने की कोई प्रैक्टिस पिछले 60 सालों में हुई नहीं। वो अपने सुबह आए 10 बजे से शाम के 5 बजे चले गए। फाइल पुशर जिनको बोलते हैं। परंतु अब घुड़सवार बैठा हुआ है कि मैंने एक टारगेट फिक्स किया है कि इस रस्सी को आपको क्रॉस करना है। उसमें वो धीमे पड़ रहे हैं, इसलिए मोदी दिखते हैं भागते हुए कि इम्प्लीमेंट करो। ना उनके मंत्री उतनी तेजी से भाग सकते हैं, ना उनके अफसर उतनी तेजी से भाग सकते हैं। तो ये घुड़सवार जो सब तरह के घोड़े पर सवार है, उसके घोड़े उसको धोखा दे रहे हैं, उसके वो हाँप रहे हैं। इसलिए आपको दिखाई देता है कि ये पब्लिसिटी करने में ज्यादा लगे हुए, दिखाने के लिए कि हमने ये किया। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतने आप लोग उसके ऊपर नॉक जॉक करेंगे। तो मेरे को लगता है जो आपका कहना है कि सरकार इतनी प्रोपेगेंडा इसलिए कर रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि मेरी स्पीड से काम होना चाहिए। वो सुबह 4 बजे उठ करके काम करने बैठ जाते हैं और रात के 12 बजे सोते हैं। बाकी मंत्रियों को ये आदत नहीं है, अफसरों को आदत नहीं, लेकिन उनका भी, और बाकी ये कहा भी जा रहा है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में भ्रष्टाचार रहित जो भी जितना भी काम हो रहा, ब्यूरोक्रेसी एक हिसाब से पूरी कसी हुई है कि नहीं ये रिजल्ट होना, लगातार हर सप्ताह पखवाड़े में मीटिंगें हो रही है, बार-बार मीटिंगें हो रही है। आपको लगता है इन मीटिंगों में भारत सरकार का डर्रा अच्छे चुस्त घुड़सवार के कारण बेहतर हो सकता है, नतीजे दे सकता है? नहीं, मीटिंग्स होने से क्योंकि व्यवस्था का सवाल है, पूरा एक ढर्रा चला आ रहा है वो। नहीं, अगर आप देखें ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे इन्होंने मोदी जी नारे दिए, बहुत सारी उनकी नई योजनाएं दी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड के ऊपर नहीं हो रहा है। जितनी मर्जी मीटिंग आप कर लीजिए, काम नहीं हो रहा है। तो वो काम तो उसकी इसलिए क्या आप नहीं मानते कि ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर रहने के कारण ये ऐसी गड़बड़ है? क्योंकि कोई पॉलिसी ऐसी है जो अनाउंस कर दी जिसके लिए आगे के कदम क्या होने चाहिए उसके ऊपर विचार नहीं किया। नहीं, विचार तो जब अफसरों के साथ लगातार मीटिंग हो रही है, ब्लूप्रिंट बना हुआ है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इतने बड़े स्वच्छ भारत ले लीजिए अपने आपको। अब स्वच्छ भारत एक माहौल बन गया देश के अंदर कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, परंतु आप दिल्ली की सड़कें पहले से क्या ज्यादा सफाई देती है आपको? नहीं दिखाई देती। जितने भी आपने आइकॉन बनाए थे, उस नाते ये नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी से इतर ब्यूरोक्रेसी को नहीं मान, मैं नहीं, अगर मेरा अखबार नहीं बिक रहा, सर्कुलेशन कम हो रही है, कोई जो मेरे रिपोर्टर खराब है, ये नहीं चलेगा। सवाल ये है कि अगर मैंने नारा दिया है तो मेरी ये इम्प्लीमेंटेशन बनता है कि मेरा काम जो नहीं कर रहा, ऐसे अफसर को बाहर कौन रोक सकता है? प्रधानमंत्री को। जो अफसर का डीले हैं यहाँ पर निकाल के बाहर करिए उनको। नहीं, लेकिन इसमें क्या ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल की अपनी सक्सेस के नाते गुजरात में उन्हीं अफसरों से काम लेकर नतीजे दिए, तो भारत सरकार में भी उन्हीं से काम आ जाएंगे। 12 अफसर गुजरात से आगे ऐसा अल्लाह मच गया कि 12 अफसर। नहीं, वो नहीं सवाल, कोई भी ब्यूरोक्रेसी से काम लेना। मॉडल ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गुजरात के अंदर ये मॉडल था कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैंने जो काम दिया वो होना चाहिए। वही मॉडल वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं हो रहा है क्योंकि भारत, गुजरात एक स्टेट नहीं है। यहाँ पर कई चीजें, पॉलिसी स्टेट के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, मिनिस्टरों के ऊपर भी डिपेंड करती है, कानून के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जितनी तेजी से, क्योंकि सारे भारत के अंदर अलग, आपको कोल ऑप्शन करना है तो उसके लिए और तरीका है, आपको स्पेक्ट्रम ऑप्शन करना है उसके लिए और तरीका है, यहाँ पर जुडिशरी है। तो वो जो कठिनाइयां उनको वहां नहीं थी, इस तरह की कठिनाइयां यहाँ पर आ रही हैं। परंतु मैं ये कहूंगा कि जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट है इम्प्लीमेंटेशन के, जिनके माध्यम से वो अपने सपने को, अपनी नीति को साकार कर सकते थे, वो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उसी तरीके से ढर्रे में अभी परिवर्तित नहीं हुए। उसके लिए मोदी जी को टाइम लगेगा कि घोड़े को भगाना कैसा है। घोड़े तो वही रहेंगे, एक IAS ऑफिसर को दूसरा आ जाएगा, परंतु उस घोड़े को अच्छी तरह भगाना, उसको काम सिखाना, टारगेट देना कि मेरे को सबसे पहले रेस के अंदर जीतना है, मोदी जी उसके ऊपर लगे हुए। 1 साल उन्होंने केवल यही सोचा है कि देखा कि किस तरह के घोड़े हैं, अगले साल लगता है कि कुछ उसके अंदर निकालने की कोशिश। नहीं, आपका अपना अनुभव 35-40 साल का केंद्र सरकार का, और लगता है आपको कि जो केंद्र सरकार की जो अफसरशाही व्यवस्था है वो सचमुच में नतीजे, वो सपनों को जमीन पर हकीकत में बदलने में समर्थ है, या कोई और नया मैकेनिज्म नहीं अपनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल समर्थ है। कई चीजें डिलीवर की हैं अफसर को, अगर आप टाइम दे दें, काम करके दिखा दें, वो करके दिखाते हैं हमेशा। आपने पहले भी देखा, अच्छा इमरजेंसी नेगेटिव हो, इमरजेंसी का इंप्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी ने किया था ना, वो नेगेटिव है,
अगर आप आज उसी तरह की इमरजेंसी पॉजिटिव लीगेज लगा दें कि ट्रेन टाइम पे चलेंगी, अब सुरेश प्रभु ट्रेन पे लाइन पे नहीं चला पा रहे हैं या एयरलाइंस टाइम पे नहीं चल रही है, इसलिए मोदी जिम्मेवार थे ना। नहीं वो नहीं, लेकिन प्रशासन तो प्रशासन घोड़ा है, घोड़सवार जो है उसको घोड़ा के ऊपर बैठ करके उसकी नकेल पकड़ने का तरीका आना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि रिस्पॉन्सिव नहीं उनका तरीका। मतलब फिर आप ये मान रहे हैं कि नेतृत्व ज्यादा जिम्मेवार है, ब्यूरोक्रेसी नहीं? जबकि ब्यूरोक्रेसी को कसा हुआ है, पूरा 24 घंटे काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, काम फाइल एक से उधर से जाए, ईमेल से उधर से चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी उस रफ्तार में काम नहीं कर सकती है। नहीं, फॉलो अप क्यों नहीं होता है? ब्यूरोक्रेसी करना चाहती है, परंतु जहां पर जो सिस्टम बने हुए हैं आप सिस्टम को चेंज करिए कि ब्यूरोक्रेसी को आपने जो सिस्टम है। अब दिल्ली की झगड़ा देख लीजिए, वहां आईएएस ऑफिसर का झगड़ा, अब ये झगड़ा हो रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर ज्यादा है या चीफ मिनिस्टर के पास है। ये तो केंद्र का काम है ना, अब नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं मैं ये मानता जरूर हूं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी स्पीड से चल नहीं पा रही है, ये नुकसान जरूर है। नहीं तो उस नाते फिर ये अगर एक कोई तुलना करे कि वो ट्रेड मिल की तरह ऊपर दौड़ रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वहीं की वहीं मुकाम पे, अंततः मुकाम पे कहीं नहीं बढ़ पाएगी, ब्यूरोक्रेसी वहीं जाम किए रखेगी, ये नहीं लगता? ट्रेडमिल में चलने से सेहत बनती है ना लोगों की। पर सवाल ये है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिस स्पीड से देश हमारा चलता रहा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, बिजनेस कंडक्ट रूल्स हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको चेंज करने का काम बाबू का तो नहीं है ना। वो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना पड़ेगा। वो सारी चीजों को स्टडी कर करके इस देश के अंदर की मल्टी लेयर सिस्टम जो हमारे यहाँ चलता है कि सेक्शन ऑफिसर लेकर सेक्रेटरी तक फाइल जाती है, उसको कम करना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार आगे बढ़ेगी जाकर। तो आपको जो 365 दिनों के अंदर जिस तरह की हलचल रही है सरकार में, क्योंकि कानून कम करने की या इस तरह की व्यवस्था को चुस्त बनाने की, उन्होंने कहा था मिनिमम लालफिताशाही को कम करने की, हाँ वो मिनिमम गवर्नमेंट उस दिशा में काम अभी होना है। मिनिमम गवर्नमेंट अभी नहीं हुई, उन्होंने गवर्नमेंट का उसके कारण नतीजे भी कम आ रहे हैं। क्या ये एक हकीकत उभरती है अभी एक साल के उसके अंदर? मैक्सिमम उनकी इच्छा है पर डिलीवरी मिनिमम है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट इच्छा भी है और मैक्सिमम मेहनत भी है, परंतु मिनिमम डिलीवरी इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार को आपने मिनिमाइज नहीं किया। जब तक सरकार के अंदर अफसरों की संख्या कम नहीं होगी और लालफिताशाही खत्म नहीं होगी, मोदी जी के सपने अधूरे रह जाएंगे। जी प्रभु जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।